नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ क्रमांक 9 मानचित्र हमारा साथी। इस पाठ में आज हम भूरूप मानचित्र में प्राकृतिक रचना दर्शाने की पद्धतियाँ, इन पद्धतियों में समोच्च रेखा पद्धति, रंग पद्धति और उठाव दर्शक प्रारूप पद्धति, इनकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं तथा प्राकृतिक मानचित्र का उपयोग मानचित्र में संकेत का स्थान, चिन्ह और सूची का स्थान, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और भारतीय सर्वेक्षण संस्था, इसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हमारे परिसर की जमीन समान ऊंचाई की नहीं होती। ऊंची नीची होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं। इससे पहाड़, घाटी, पठार, मैदान, द्वीप आदि भूरूप तैयार होते हैं। इसका अध्ययन हमने तीसरे प्रकरण में किया है। अपना परिसर कैसा है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए वहाँ की भू रचना अर्थात प्राकृतिक रचना की जानकारी होना आवश्यक है। कक्षा चौथी में हमने मानचित्र संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। उसमें 5000 वर्ष पूर्व का मानचित्र था। इसका अर्थ यह है कि मानव को पहले से मानचित्र बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उस समय मानचित्रों का उपयोग मुख्य रूप से युद्ध के लिए होता था। युद्ध करते समय क्षेत्र की भू रचना, प्राकृतिक रचना की गहरी जानकारी आवश्यक होती थी। इससे शत्रु को पराजित करने के लिए दांवपेच खेलना सहज होता था। इस काम के लिए परिसर की भू रचना के मानचित्र का उपयोग किया जाता था। भूरूप की ऊंचाई, आकार आदि का अंतर ध्यान में रखकर मानचित्र में विविध भूरूप दर्शाए जा सकते हैं। मानचित्र पर ये भूरूप भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्रों के आधार पर भूरूप कौन कौन सी पद्धतियों द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, आओ इसे समझते हैं। यहाँ पे मानचित्र क्रमांक जो अ है, उसमें क्षेत्र की ऊंचाई समोच्च रेखाओं के आधार पर दर्शाई गई है। मानचित्र ब में रंगों का उपयोग भूरूपों की ऊंचाई का अंतर दर्शाने के लिए किया गया है। केवल मानचित्र स में भूरूपों की ऊंचाई का अंतर सही सही दिखाई दे रहा है। मानचित्र अ, मानचित्र ब और मानचित्र स में सबसे ऊंचा स्थान दक्षिण दिशा में है। मानचित्र अ, मानचित्र ब और मानचित्र स में से मानचित्र स द्वारा भू रचना अच्छी तरह से समझ में आती है। कागज पर मानचित्र खींचते समय भू रचना की लंबाई तथा चौड़ाई सहजता से दर्शाई जा सकती है, परंतु भू रचना की गहराई तथा ऊंचाई सहजता से दिखाई नहीं जा सकती। इन मुद्दों को मानचित्र में दिखाने के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। पहली पद्धति है समोच्च रेखा पद्धति, दूसरी पद्धति है रंग पद्धति, तीसरी पद्धति है उठाव, जिसे उभार दर्शक प्रारूप भी कहा जाता है। आइए अब हम पहली जो पद्धति है समोच्च रेखा पद्धति के बारे में जानते हैं। इस पद्धति का उपयोग मानचित्र में जमीन की ऊंचाई और निचलापन दर्शाने के लिए करते हैं। जमीन की ऊंचाई समुद्र की सतह से नाप लो है। इसके बाद समान ऊंचाई के स्थान निश्चित किए जाते हैं। मानचित्र में उनका उल्लेख उचित स्थान पर किया जाता है। मानचित्र पर दिखाए गए ये स्थान रेखा की सहायता से एक दूसरे से जोड़े जाते हैं।
समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली इस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। हमें इस मानचित्र में जो रेखाएं दिख रही है वो समान ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं, इन्हीं को हम समोच्च रेखा कहते हैं। इस पद्धति के कारण क्षेत्र की जमीन का ऊंचा नीचा आकार सहजता से ध्यान में आता है। क्षेत्र की ढलान तथा विविध स्थानों की ऊंचाई समझने में मदद होती है। यह ध्यान में रखना है कि यदि समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है, और यदि यह दूरी अधिक हो तो जमीन की ढलान मंद होती है। अब हम दूसरी जो पद्धति है रंग पद्धति, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह समोच्च रेखाओं पर आधारित पद्धति है। रंग पद्धति यह समोच्च रेखाओं पर आधारित पद्धति है। इस पद्धति में समोच्च रेखाओं के बीच रंग भरे जाते हैं। प्रत्येक रंग ऊंचाई के अनुसार निश्चित किया जाता है। उदाहरणार्थ, जल भागों के लिए नीला रंग और उनसे संलग्न जमीन के लिए गहरा रंग। इससे अधिक ऊंचाई की जमीन के लिए हल्का हरा रंग तथा इससे भी अधिक ऊंची जमीन के लिए पीले रंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमें साथ में एक रंग तालिका दिखाई दे रही है। उस रंग तालिका का हम निरीक्षण कर सकते हैं। ऊंचाई के अंतर के अनुसार रंग संगति में होने वाला परिवर्तन हमारे ध्यान में आएगा। समोच्च रेखाओं के बीच उपयोग में लाए गए रंगों के कारण भू रचना का अंतर तुरंत ध्यान में आता है। अब हम तीसरी जो पद्धति है उठाव तथा उभार दर्शक प्रारूप, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पद्धति सबसे आधुनिक पद्धति है। इसमें कृत्रिम उपग्रहों की मदद लेनी पड़ती है। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा भेजी गई जानकारी का उपयोग करके ये मानचित्र बनाए जाते हैं। मानचित्र स का हमने निरीक्षण किया। ऊंचाई के अनुसार भू रचना में होने वाले परिवर्तन इस मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर दी गई पद्धतियों का उपयोग करके मानचित्र तैयार करने पर क्षेत्र की प्राकृतिक रचना अथवा भू रचना सही समझ में आती है। अर्थात ऊंचाई, गहराई अथवा ढलान आदि का अनुमान होता है। संगणक की सहायता से इस मानचित्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है। प्राकृतिक मानचित्रों का उपयोग हम सेना की गतिविधियां, पर्यटन, गिरि भ्रमण मार्ग तैयार करना, परिसर की विकास की योजनाएं आदि कार्यों में किया जाता है। मानचित्र का उपयोग अनेक लोग करते हैं। प्रारूप अथवा मानचित्र में विविध घटक दिखाए जाते हैं। वे भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दिखाए जाए तो प्रारूप अथवा मानचित्र समझने में कठिनाई होती है। अतः मानचित्र में दर्शाए गए घटक सभी लोग सहजता से समझ सके, इस दृष्टि से चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग किया जाता है। ये संकेत और चिन्ह ऐसी विशिष्ट और समान पद्धति द्वारा दर्शाए जाते हैं कि ये सामान्यतः सभी की समझ में आ सके। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं संकेत के बारे में। मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकेत प्रायः भूमितीय आकृतियों के स्वरूप में होते हैं। उदाहरणार्थ, रेखा, वृत्त, त्रिभुज तथा बिंदु इत्यादि को दर्शाने के लिए संकेतों का उपयोग
किया जाता है। चिन्ह। मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह उन घटकों के चित्र रूपों की छोटी आकृतियाँ होती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, किला इत्यादि। इन स्थानों को दर्शाने के लिए चित्रों का उपयोग मानचित्र में किया जाता है। सूची। चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग करने पर संबंधित स्थानों के विषय में संक्षिप्त तथा सही जानकारी मानचित्र पढ़ने वाले को प्राप्त होती है। चिन्ह तथा संकेत जिन बातों के लिए उपयोग में लाए गए हैं उसकी जानकारी मानचित्र की सूची में दी जाती है। नीचे कुछ चिन्ह तथा संकेत दिए गए हैं, वो किसके लिए है वो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला जो है वो सर्व शिक्षा अभियान, अगला है दूरदर्शन, स्वच्छता गृह, दवाखाना, स्कूल और बाल भारती। इस तरह चिन्ह तथा संकेत दिए गए हैं। अब भारतीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा मानचित्र तैयार करने हेतु उपयोग में लाए गए कुछ चिन्ह तथा संकेत साथ में दिए गए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। पहला है डाक कार्यालय के लिए इस तरह का चिन्ह संकेत उपयोग किया गया है। अगला है बंदरगाह, दीपगृह, किला, स्मशान भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, युद्ध भूमि, रेल मार्ग, कुआं, झरना, स्थानीय ऊंचाई, बस्ती, घास, समोच्च रेखा, तालाब, सड़क, खदान तथा खान के लिए इस तरह का चिन्ह उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आरक्षित वन। इस तरह मानचित्र में चिन्ह तथा संकेतों का उपयोग किया जाता है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं भारतीय सर्वेक्षण संस्था के बारे में। भारतीय सर्वेक्षण संस्था भारत के मानचित्र बनाने वाली मुख्य संस्था है। इसकी स्थापना सन 1767 में हुई। इस संस्था ने प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण करके भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न पैमानों पर आधारित स्थलदर्शक मानचित्र तैयार किए हैं। ये मानचित्र अपनी अचूकता के लिए विश्व मान्य हैं। इस संस्था का मुख्य कार्यालय उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में है। इस संस्था का लोगो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस पाठ में आज हमने क्या क्या सीखा? भूरूपों की पहचान, मानचित्र में प्राकृतिक रचना दर्शाने की पद्धतियाँ, ऊंचाई तथा गहराई के लिए रंगों का उपयोग, चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग और भारतीय सर्वेक्षण संस्था, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अपने परिसर के विभिन्न भूरूपों की सूची तैयार करो। भूरूप दिखाने की पद्धति का उपयोग करके इनमें से कोई एक भूरूप अपनी कॉपी में बनाओ। अब हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? तो हम जहाँ रहते हैं उस परिसर के नज़दीक जो जो भूरूप है, भूरूप अर्थात हमने देखा अभी कि पर्वत, पहाड़ियाँ, टीला, मैदान हो या द्वीप हो, ऐसे जो भूरूप है उनकी हमें क्या करना है, पहले सूची बनाना है। अपने परिसर से नज़दीक जो जो भूरूप है उनका नाम हम उस सूची में लिखेंगे। उसके बाद हमने जो 3 पद्धतियों से मानचित्र यहाँ पे हमने आज इस पाठ में पढ़ा है, उन 3 पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से वो मानचित्र बनाएंगे और उस मानचित्र में कोई भी एक भूरूप हमें उसमें दर्शाना है।
प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए 2 वाक्यों में भूरूपदर्शक शब्दों को अधोरेखित करो तथा उसके लिए चिन्ह और संकेत तैयार करो। यहाँ पे 2 वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों में हमें जो भूरूपदर्शक शब्द दिया गया है उसे हमें अधोरेखित अर्थात अंडरलाइन करना है। पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, सोनाली टकमक पहाड़ी के उस पार रहती है। इस वाक्य में भूरूपदर्शक शब्द कौन सा आया है? तो पहाड़ी। और पहाड़ी के लिए हम कैसे चिन्ह बनाएंगे? तो इस तरह। अगला वाक्य है, निमेश सैर के लिए घारापुरी द्वीप गया है। अब इस वाक्य में भूरूपदर्शक शब्द है द्वीप। द्वीप के लिए हम चिन्ह बनाएंगे, चारों तरफ पानी दिखाएंगे और बीच में जमीन का छोटा सा हिस्सा हम दिखाकर द्वीप दर्शा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए घटकों के लिए चिन्ह तथा संकेत तैयार करो। यहाँ पे कुछ घटक दिए गए हैं और उनका हमें चिन्ह तथा संकेत बनाना है। पहला है घर। घर के लिए हम कैसे चिन्ह बनाएंगे? जो हम ड्राइंग में बनाते हैं घर के जैसे, ऐसे हम चिन्ह बनाएंगे। अगला है चिकित्सालय। चिकित्सालय अर्थात जिसे हम दवाखाना भी कहते हैं। दवाखाने का चिन्ह हम पेंसिल से इस तरह बनाएंगे। अगला है कारखाना। कारखाना अर्थात फैक्ट्री। किसी कारखाने को दर्शाने के लिए हम कैसे चिन्ह बनाएंगे? तो इस तरह, और उस कारखाने में से धुआं निकल रहा है ऐसा हम दर्शा सकते हैं। अगला है बाग अर्थात किसी बगीचे का चित्र, जैसे बगीचे में पेड़ होते हैं, 1-2 पेड़ दिखा सकते हैं, 1-2 बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा भी हम दर्शा सकते हैं। अगला है खेल का मैदान। खेल का मैदान गोल सर्कल टाइप हम दिखा सकते हैं और उसके अंदर बैट वगैरह या हॉकी का किसी खेल का हम साहित्य हम उसमें दिखा सकते हैं। 1-2 बच्चे खेल रहे हैं ऐसा भी हम दिखा सकते हैं। अगला है सड़क। सड़क के लिए इस तरह हम चिन्ह दिखा सकते हैं। पहाड़। पहाड़ी के लिए इसके पहले हमने देखा, पहाड़ी के लिए ऐसा हम चिन्ह या संकेत दर्शा सकते हैं। अगला है नदी। नदी के लिए हम इस तरह का चिन्ह बनाएंगे पेंसिल से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, साथ में दिया गया मानचित्र रंग संगति के आधार पर ऊंचाई दर्शाता है, परंतु इनमें से एक रंग संगति गलत है। उस स्थान पर कौन सी रंग संगति उचित है उसका उल्लेख करो। अब हमें यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, उस मानचित्र का हमें निरीक्षण करना है और इस मानचित्र में जो रंग पद्धति का उपयोग किया गया है उस रंग पद्धति में कौन सी जगह पर हमें गलत रंग दिया गया है वो हमें निरीक्षण करना है। तो यहाँ पे नीले रंग से जो दर्शाया गया है वो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र दर्शाया गया है, बल्कि ये क्या है, गलत है। नीले रंग का उपयोग जल भाग, जहाँ पे जल व्याप्त होता है ऐसे भाग दर्शाने के लिए नीले रंग का उपयोग किया जाता है, बल्कि यहाँ पे इस मानचित्र में कम ऊंचाई वाला भाग दर्शाने के लिए नीले रंग का उपयोग किया गया है। ये प्रदर्शन क्या है, गलत है। और उसके स्थान पर कम ऊंचाई वाला स्थान दर्शाने के लिए हरे रंग का उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए था। इस तरह आज हमने मानचित्र हमारा साथी इस पाठ का हमने अध्ययन किया। इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है वो हमने समझ लिया। धन्यवाद।